नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के 4th ऑप्शनल पेपर जो कि आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के फर्स्ट यूनिट का आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वह है आपका ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वैश्विक उष्मीकरण या फिर वैश्विक ताप वृद्धि। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग एक सीरियस इशू है और इस पर लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। आपके एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, इस पे आपको लिखना है ये क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है, और इसको कैसे रोका जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं, उन चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ पर आप को कोई भी टॉपिक का वीडियो देखना है, किसी भी सब्जेक्ट का के किसी भी टॉपिक का वीडियो देखना है, आप देख सकते हैं। साथ में अगर इनका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके बीएड से रिलेटेड किसी भी तरह का आपको अपडेट चाहिए या फिर आपको अपडेट रहना है, ठीक है, या आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ के आप हमसे बात कर सकते हैं या अपनी समस्या का सोल्यूशन आप हमसे ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो आप भी वहाँ पे ज़रूर जुड़िए। साथ में आप हमसे हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सारी जगहों पर जुड़ना नहीं भूलेंगे। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में शेयर भी करिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन मतलब कि कोई भी अपडेट अगर हम देते हैं या कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका वो तत्काल आपको पता चल जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग का इंट्रोडक्शन क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसका एक परिचय हम देख लेते हैं। कि ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू एक्सेसिव इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। मतलब जो वैश्विक उष्मीकरण है, ठीक है, वैश्विक उष्मीकरण का अर्थ क्या है कि पृथ्वी के औसत तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, जो कि ग्रीन हाउस गैसों की अधिक मात्रा के कारण हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको परिचय समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउस ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है। और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ द 21st सेंचुरी। ये क्या है, 21वीं सदी की सबसे गंभीर पर्यावरणीय क्या है समस्याओं में से एक है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ये किसकी वजह से होता है, कौन कौन से रीज़न है जो ग्लोबल वार्मिंग के, और ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारे ऊपर या क्या पड़ने वाला है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कैसे हम इसको कम कर सकते हैं इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। और अब हम आगे मीनिंग देखने वाले हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की मीनिंग क्या है, मतलब मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग इज़ द लॉन्ग टर्म हीटिंग इफेक्ट्स या हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम ऑब्जर्व सिंस द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब ये क्या है कि औद्योगिक क्रांति जो है, औद्योगिक क्रांति के बाद से मानव गतिविधियों के कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि जो हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैश्विक उष्मीकरण या वैश्विक ताप वृद्धि। फिर से समझ लीजिए, औद्योगिक क्रांति के बाद से मानव गतिविधियों के कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैश्विक उष्मीकरण या फिर वैश्विक ताप वृद्धि, अगर अंग्रेजी में बोले तो ग्लोबल वार्मिंग इसी को कहते हैं। तो या उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ग्लोबल वार्मिंग। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, ठीक है। तो किसकी वजह से होती है ये आपको पता है कि इसका जो मेन इसमें जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये कौन है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों में वो पहला नंबर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है,
दूसरा क्या है, मीथेन है, ठीक है। तो मीथेन को इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CH4। तो ये दो मेन हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। वैसे तो आपका ओजोन भी है, O3 है, ठीक है, N2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, CFC, ये आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये गैसेज जो है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज। अब ये ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं ये कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ये भी हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, फिर उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल से। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ठीक। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ये जरा समझिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक, दैट ट्रैप्स हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये क्या करती है कि जो उष्मा है उसको रोक कर रखती है पृथ्वी के वायुमंडल में, ठीक, पृथ्वी के वायुमंडल में उष्मा को रोक कर रखती है कौन, ग्रीन हाउस गैसेज। अब इसका लाभ क्या होता है कि अगर ये उष्मा को रोक के रखती है तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, जरूर बेनिफिट है, और उसी की वजह से हम लोग जिंदा हैं। कैसे, देखिए होता क्या है कि ये आपका सन है, ठीक है, सूरज, और यहाँ पे सूरज जो है, देखिए ये यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक, देखिए ये आपका मान लीजिए ये अर्थ हो गया, ठीक है, ये है आपकी अर्थ, ठीक, पृथ्वी, ये पृथ्वी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सूरज है, इससे डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पर आती है, ठीक है। जब सनलाइट आती है तो क्या होता है कि जो इस पृथ्वी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है दिन भर जब तक धूप पड़ती रहती है। जब ये इंक्रीज होता है तो उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद जब सूरज ढल जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, तो आपको पता है कि जो ऊष्मा है ना वो कंडक्ट होती है एट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है, जिधर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से कम टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो होता क्या है कि पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो जाती है, गर्म होने की वजह से जब सूर्यास्त होता है तो ये जो ऊष्मा है ना, ये ऊष्मा वापस से कहाँ जाने लगती है, अंतरिक्ष में जाने लगती है, ठीक है, यहाँ से अंतरिक्ष में जाती है। अगर मान लीजिए कि सारी की सारी ऊष्मा अंतरिक्ष में चली जाए तो होगा कि पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, मतलब इतना डाउन हो सकता है जितना आप सोच नहीं सकते, लगभग मान के चलिए कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जा सकता है। तो अगर इतना चला गया तो क्या होगा, सब कुछ जम जाएगा, और जब सब जम जाएगा तो फिर ना तो जीवन रह जाएगा ना तो कुछ भी रह जाएगा, ठीक। तो इसमें होता क्या है कि जब ये ऊष्मा जाने लगती है अंतरिक्ष में तो ग्रीन हाउस गैसों का लेयर होता है, ठीक है। ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, ये क्या करती हैं, इस ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, और अवशोषित करके वापस ये कहाँ पे भेज देती हैं, पृथ्वी के पास। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, मतलब ये नियर अबाउट मान चलिए कितना, लगभग मान चलिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 18 या 20 ऐसे रहता है, जो कि रूम टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे थोड़ा कम ही। तो इतने पे क्या रहता है, ये मेंटेन रहता है, और इसके मेंटेनेंस की वजह से ही क्या होता है, जो लाइफ है वो सर्वाइवल है, ठीक। उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप। मतलब आप कह सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करती हैं, एक कंबल की तरह काम करती हैं, ठीक है, और ऊष्मा को रोकने का काम करती हैं कौन, ग्रीन हाउस गैसेज। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये क्या करती हैं, ये ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में होता क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा को रोक कर रखा जाता है। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ वुड बी टू कोल्ड टू सपोर्ट लाइफ, मतलब बिना ग्रीन हाउस प्रभाव के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ना तो होता है, ठीक है। और क्यों नहीं होगा ये हमने आपको बता दिया। अभी हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मेजर ग्रीन हाउस गैसेस, मुख्य जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें आपका पहला नंबर किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरा मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये हो गया यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जरा हम इसको और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है कि वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनका जो मुख्य काम है वो क्या है, ठीक है। तो मुख्य काम जो है वो क्या है इसके बारे में ज़रा हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्या है, पहला ये क्या करती हैं, ये ट्रैप करती हैं, ट्रैपिंग
हीट, ठीक है, हीट को ट्रैप करती है, मतलब ऊष्मा को रोक के रखती हैं, ठीक है, किसको, ऊष्मा को रोक कर रखती हैं, ठीक। इसमें क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस अंतरिक्ष की तो ओर लौटती हैं तो ग्रीन हाउस गैसें इस ऊष्मा का कुछ हिस्सा क्या करती हैं, सोख लेती हैं और उसे वापस पृथ्वी की ओर भेज देती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि एक तो इनका काम है कि टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं। दूसरा, सेकंड की बात करें तो तापमान संतुलन, तापमान में क्या रहता है, संतुलन बना रखता है। कैसे, देखिए, जो प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव है उसके बिना पृथ्वी का औसत तापमान बहुत कम होता है। मतलब अगर प्राकृतिक ग्रीन हाउस ना हो तो उसके बिना क्या होगा कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, लगभग -20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ठीक है। तो औसत तापमान बहुत कम, लगभग -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिससे यहाँ जीवन जीना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये गैसें तापमान को उच्च स्तर पर बनाए रखती हैं जहाँ इंसान, जानवर और पेड़ पौधे जीवित रह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इनका दूसरा जो काम है वो क्या है, वो है तापमान में संतुलन। पहला आपने देखा कि पहला क्या काम था इनका, ऊष्मा को रोक कर रखना। दूसरा, टेम्परेचर को बैलेंस रखती हैं, मेंटेन रखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड की बात करें तो तीसरा इनका काम क्या है, तीसरा काम है अनुकूल जलवायु। ये गैसें सुनिश्चित करती हैं कि सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी का तापमान अचानक न गिरे। अगर अचानक से टेम्परेचर डाउन होगा तो उसकी वजह से भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो अचानक टेम्परेचर या तापमान न गिरे जिससे दिन व रात के तापमान के बीच एक घातक अंतर पैदा नहीं हो, तो उसके लिए क्या करती हैं ये जो गैसें हैं, ये बहुत मतलब रोकती हैं कि टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली, टेम्परेचर में जो डिफरेंस हो, डे और नाइट का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसमें जो अंतर हो वो ग्रेजुअली चेंज हो। ऐसा नहीं कि जैसे सूर्यास्त हुआ अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, ऐसा नहीं होने पाए, ठीक है। तो वो उसमें क्या है, उसको भी ये बैलेंस रखती हैं, अनुकूल जलवायु बना के रखती हैं। तो ये था इनका काम, ग्रीन हाउस प्रभाव जो था। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव आपको लिखने के लिए आएगा तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस के प्रभाव के में आपने देखा कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा को रोक कर रखती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता, ठीक है। अब इसके मुख्य जो कारण है, इनके मुख्य जो कार्य हैं, उनके बारे में आप एक एक करके लिख देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे बता दिया कि जो इनके मुख्य कार्य हैं उसमें पहला क्या है, पहला है ऊष्मा को रोकना। दूसरा जो काम है वो है आपका तापमान में संतुलन, ठीक है, तापमान में संतुलन बनाना, ठीक है। और तीसरा जो है वो क्या है, जलवायु, अनुकूल जलवायु बना के रखना। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और अगले में हम देखते हैं कि कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्मीकरण के कारण क्या हैं, क्यों जो है उष्मीकरण हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इसका कारण हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, जीवाश्म ईंधन का दहन, ठीक। जो जीवाश्म ईंधन है जो कि धरती के अंदर से निकलते हैं वो क्या है, तो उसमें हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें आपका आता है कोयला, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस रिलीज, क्या रिलीज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला, पेट्रोलियम और गैस के जलने से क्या होता है, CO2 निकलती है, आपको पता है। और CO2 एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि जब जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ना, इनकी अधिकता बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जैसे आपने अभी पहले देखा कि ग्रीन हाउस प्रभाव में आपने देखा कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद है, अच्छी हैं। लेकिन कोई भी अच्छा चीज़, जैसे अभी गांव में कहा होता है ना कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा देसी घी खा लीजिए तो वो भी क्या करता है, नुकसान करने लगता है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा हो गई आपके पास तो वो आपके सेहत के लिए क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। तो उसी तरह से क्या है कि ग्रीन हाउस गैसें जो हैं अगर इनकी मात्रा अधिक हो गई या हो रही है, ठीक है, तो अधिक होने की वजह से ये क्या कर रही हैं, ये ज़्यादा टेम्परेचर को रोक रही हैं। जैसे ऊष्मा को ज़्यादा, जब हमने बताया ना कि अर्थ से जो ऊष्मा वापस जाने लगती है अंतरिक्ष में, तो इसको क्या करती है, ट्रैप
ट्रैप कर लेती हैं, मतलब उनको सोख लेती हैं। लेकिन जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा सोखने लगेंगी, और जब ज़्यादा सोखेंगी तो जो पृथ्वी का वायुमंडल है इसके अंदर का जो तापमान है वो क्या होगा, वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, और उनके बढ़ने से क्या होगा, उसी की वजह से हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, और ये लगातार बढ़ रहा है। तो ये वही यहाँ पे बात हो रही है कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है, तो उसका कारण ये है कि पहला हमने कारण देखा कि बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन का दहन। तो जब हम कोयला, पेट्रोल और गैसों को जलाते हैं तो उससे क्या निकलती है, CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगी, ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगी, और ज़्यादा ट्रैप करेगी तो जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसका तापमान बढ़ने लगेगा। ये हो रहा है। दूसरा जो कारण है वो कारण है डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई। अब होता क्या है कि जब आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं ये CO2 को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और बदले में हमको क्या देते हैं, हमको देते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, वनों की कटाई हो रही है, बड़े बड़े जो जंगल हैं वो काट दिए जा रहे हैं, तो काटने की वजह से पेड़ों की संख्या कम हो रही है, और पेड़ों की संख्या जब कम हो रही है तो जो CO2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, कौन एब्जॉर्ब करके हमको ऑक्सीजन देगा, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो पेड़ कटने की वजह से भी क्या हो रहा है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, और इसकी मात्रा बढ़ने से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पेड़ क्या करते हैं, CO2 को अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करके जब वनों की कटाई हो जाएगी तो CO2 की मात्रा अपने आप बढ़ने लगेगी। क्यों बढ़ेगी ये हमने आपको बता दिया। अब आगे यहाँ पे देखते हैं थर्ड नंबर, जो औद्योगिकरण है। तो औद्योगिकरण क्या है कि औद्योगिकरण की वजह से जो फैक्ट्रियां हैं उनसे क्या हो रहा है, उनसे भी तो बहुत सारे धुआं वगैरह निकल रहे हैं ना, हानिकारक गैसेस निकल रही हैं। तो वो देखिए, फैक्ट्रीज रिलीज, ठीक है, हार्मफुल गैसेज। ठीक है, ये गैसेज निकाल रही हैं जो कारखानों से हानिकारक गैसें निकलती हैं, ये सारी चीज़ें। फोर्थ क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, जो से हम गाड़ियाँ चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, है ना, ट्रक बस जो भी हैं, तो उनसे भी क्या निकल रहा है, उनसे भी आपका निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और भी बहुत सारी जहरीली गैसेज निकलती हैं। पाँचवा नंबर जो है वो क्या है आपका, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर यहाँ पे कृषि गतिविधियाँ। तो कृषि गतिविधियों में होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि जैसे कोई चीज़ छोड़ देते हैं सड़ने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई फसल काटे और उसमें से जो हमको काम में लेना है उसको हम निकाल दिए, और निकालने के बाद हम क्या कर दें कि बाकी चीज़ों को छोड़ दें सड़ने के लिए। जब कोई चीज़ सड़ती है तो उससे क्या होती है, कौन सी गैस निकलती है, तो उससे निकलती है मीथेन गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, CH4। तो ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, और जब इसकी मात्रा अधिक होगी तो उसकी वजह से भी क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे आपने 5 चीज़ें देखी, कौन कौन सी, एक आपने देखा कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर। ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट लिख के आप इनके बारे में डिटेल से लिख सकते हैं कि इनकी वजह से क्या हो रहा है, वैश्विक उष्मीकरण जो है वो बढ़ रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। या आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के जो मुख्य कारण हैं वो यही सारे कारण हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो जो यहाँ पे इफ़ेक्ट है वो क्या है, इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या पड़ रहा है। ठीक है, देखिए, जब वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वैश्विक ताप वृद्धि होने की वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो ग्लेशियर हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, और इनके पिघलने से क्या हो रहा है, समुद्र का जो आपका लेवल है, सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने की वजह से जो समुद्र के किनारे जो शहर बसे हैं उनके लिए खतरा पैदा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब ऊष्मा या मतलब ग्रीन हाउस गैसेस या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहला क्या है, राइज इन टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि हो रही है। तो अर्थ एवरेज टेम्परेचर इज इंक्रीज, मतलब जो पृथ्वी का औसत तापमान है, औसत तापमान जो है पृथ्वी का, उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, और वृद्धि होने की वजह से क्या हो रहा है कि जहाँ पे चीज़ें मतलब ठंडी होनी चाहिए वहाँ भी क्या हो रही है, गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक है।
दूसरा यहाँ पे बात करेंगे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, तो उसके बारे में हमने बता दिया, और ये मेल्टिंग क्यों हो रही है, ये सब हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तीसरा सी लेवल राइज, और ये सब सारे जो भी आप देख रहे हैं कि राइज इन टेम्परेचर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, सी लेवल राइज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, अत्यधिक मौसम परिवर्तन हो रहा है, जिसमें आपका क्या हो रहा है, फ्लड, ड्रॉट्स, साइक्लोन, हीट वेव इत्यादि, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। फिफ्थ यहाँ पे बात करेंगे इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर प्रभाव। तो कृषि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीजेज, जो आपका फसल है इनका जो उत्पादन है वो घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि इनको अनुकूल वातावरण नहीं मिल पा रहा है। अनुकूल वातावरण नहीं मिलने की वजह से क्या हो रहा है, फसलों की पैदावार कम होती जा रही है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता भी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। मेनी स्पीसीज आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, विलुप्त होते जा रहे हैं, बहुत सारे स्पीसीज जो हैं वो विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो ये सारे रीजन है वैश्विक उष्मीकरण के, ग्लोबल वार्मिंग के। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगली स्लाइड जो है हमारा एविडेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्मीकरण के प्रमाण। तो प्रमाण में क्या है कि जब आप देख रहे हैं कि राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर रिकॉर्ड्स, मतलब जो वैश्विक टेम्परेचर है, तापमान है पूरे वायुमंडल का, वो बढ़ रहा है, तो ये तो उसका प्रमाण है। श्रिंकिंग ऑफ ग्लेशियर, जो ग्लेशियर्स हैं वो सब क्या हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं, मतलब वो पिघल रहे हैं, ये प्रमाण है। इंक्रीजिंग ओशियन टेम्परेचर, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये प्रमाण है। फ्रिक्वेंट नेचुरल डिजास्टर, जल्दी जल्दी जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं ये, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी प्रमाण हैं किसके, ग्लोबल वार्मिंग के। ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये इसमें प्रमाण देने जैसा कुछ है नहीं, बट ये है कि अब क्वेश्चन में है तो हम बता देते हैं कि प्रमाण क्या है। अब आगे यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल एफर्ट्स टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, मतलब वैश्विक उष्मीकरण को नियंत्रित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसको हम जरा एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, UNFCCC, ठीक, ये क्या है, तो एडॉप्टेड इन 1992, ठीक है, कब आया था, 1992 में, टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशंस, 1992 में ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने हेतु अपनाया गया, क्या अपनाया गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसमें क्या क्या है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक तो हमने पहला ये देख लिया, दूसरा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो में क्या हुआ था, एडॉप्टेड इन 1997 में इसको अडॉप्ट किया गया था, जो क्योटो प्रोटोकॉल है, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, मतलब 1997 में उत्सर्जन कम करने के लिए अपनाया गया क्या, क्योटो प्रोटोकॉल। पेरिस एग्रीमेंट, तो पेरिस में क्या किया गया था कि यहाँ पे ये बोला गया कि ये 2015 में आया था, और इसमें क्या अडॉप्ट किया गया कि लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज, मतलब कि जो वैश्विक तापमान है, जो वृद्धि हो रही है, उसको लिमिट करना, मतलब कैसे करना, 2 डिग्री राइज बिलो 2 डिग्री, मतलब 2 डिग्री से नीचे ले आना। तो 2015 में क्या हुआ, तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया, कब, पेरिस एग्रीमेंट में। और पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, 2015 में। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क था जो कि 1992 में, और इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करना है। उसके बाद फिर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, जो कि कब हुआ, 1997 में, और इसमें क्या बोला गया कि आपको उत्सर्जन कम करना है, किसका, जो आपका ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और तीसरा यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट हुआ, और पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लाया जाए, ये इसमें एग्रीमेंट में किया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रयास कुछ हैं जो कि हमने आपको बताएं। अब आगे देखते हैं, मेजर्स टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्मीकरण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में हम जरा यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ग्लोबल वार्मिंग को बचाना चाहते हैं, ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है कि पेड़ पौधे लगाने हैं। ठीक है, पेड़ पौधे लगाने हैं, मतलब फॉरेस्टेशन करना है। ठीक, फॉरेस्टेशन, ठीक, समझ गए। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि वनीकरण करना है, प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट,
अगला क्या है, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना है, नवीकरण ऊर्जा का उपयोग करना है। अब ये नवीकरण ऊर्जा क्या है, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं कि नवीकरण ऊर्जा क्या है। तो नवीकरण ऊर्जा होती है आपकी जैसे सोलर एनर्जी हो गई, है ना, सोलर एनर्जी, ठीक, जो आपकी विंड एनर्जी होती है, पवन चक्की, ठीक, इसको भी आप जानते हैं विंड एनर्जी, और जो आपकी वाटर जो होती है हाइड्रो एनर्जी जो होती है, ठीक। तो ये इसके बारे में, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये आपकी आती है रिन्यूएबल एनर्जी में आती हैं, मतलब स्वच्छ ऊर्जा में ये सारी चीज़ें आती हैं। और इनकी वजह से क्या होता है, कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ रही है, ना तो इनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे थर्ड हम ये कह सकते हैं कि रिड्यूस व्हीकल यूजेज, मतलब वाहनों का उपयोग कम से कम करना, ज़रूरत पड़ने पे भी हम वाहन यूज़ करें। ज़्यादातर हमको क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे शहर में बस चल रही है, ठीक है, सरकार द्वारा बसें चलाई जा रही हैं, तो हम उनका यूज़ करें, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेनली यूज़ करना होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ बैठ के जाते हैं। जबकि अगर आप पर्सनल जाते हैं, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास कार है, अब कार में 5 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन आप अकेले लेके जा रहे हैं, तो वही चीज़ कि आप 5 लोगों के बराबर, जितना 5 लोग मिल के मतलब पॉल्यूशन बढ़ाएंगे, उतना आप अकेले बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि वाहनों का उपयोग कम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या करना चाहिए, साइकिल यूज़ करना चाहिए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, मतलब यहाँ पे क्या है, RRR की बात हुई, तो इसके बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं और उसमें हमने RRR बताया था कि रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है और रिसाइकल करना है। हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है जिनसे पोल्यूशन बढ़ता है। हमें क्या करना है कि चीज़ों को बार बार यूज़ करना है, जैसे प्लास्टिक का कोई सामान है उसको बार बार यूज़ करें। हम पेपर या कपड़े का हम क्या कर दें उसको, या कोई भी मतलब इस तरह की चीज़ें हैं उनको हम दोबारा से इस्तेमाल में लाएं। और रिसाइकल, मतलब जैसे पुराने कपड़े हो गए तो उनको हम क्या करें, कट करके हम दूसरा कुछ चीज़ बना सकते हैं। तो पेपर है या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको रिसाइकल करके दोबारा से बनाया जा सकता है। कंट्रोल इंडस्ट्रियल इमिशन, जो औद्योगिक उत्सर्जन है उसको भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करके हमको क्या करना है, ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग जो है इसको रोकना है। रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड सिटीजन, सरकार और जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे क्या है कि सरकार की भूमिका और सिटीजन्स की भूमिका, ठीक है। सरकार क्या कर सकती है, क्लाइमेट पॉलिसीज़ बना सकती है, इन्वायरमेंटल लॉज बना सकती है, प्रमोशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, ये इतना काम क्या कर सकती है, सरकार कर सकती है। यहाँ से अलग है, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए हमने कहा कि ये आपका गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो गवर्नमेंट ये 3 चीज़ें कर सकती है। क्या क्या, ये इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट पॉलिसीज़ बना सकती है सरकार, ठीक है, और इन्वायरमेंटल लॉज बना सकती है, पर्यावरण नियम जो बना है वो बना सकती है, और प्रमोशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, मतलब जो स्वच्छ ऊर्जा है उसके इस्तेमाल को प्रमोट। जैसे अभी आप देखते हैं PM सूर्य घर योजना, ठीक है, ये काफ़ी चल रही है सूर्य घर योजना। और इस योजना में क्या किया जा रहा है कि बोला जा रहा है कि आपके छत पे क्या लगाना है, सोलर पैनल। उसके लिए सरकार आपको कुछ सब्सिडी वगैरह देती है, ठीक है, तो वो आप लगा सकते हैं उसको, सोलर पैनल को। यहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉज क्या है, तो इन्वायरमेंटल लॉज में जैसे है कि वनों की कटाई नहीं कर सकते आप, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर स्ट्रिक्ट मतलब नियम है, उस नियम को आपको फॉलो करना है। सिटीजन्स की क्या भूमिका हो सकती है, नागरिक क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी ज़रा समझिए। तो सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमें क्या करना है, बिजली बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, अवॉइड प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है, स्प्रेड अवेयरनेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, हमें जागरूकता फैलाना है। तो ये हमारा काम है, हमारे 4 काम हैं और सरकार के 3 काम है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि गवर्नमेंट और जो नागरिक हैं, जो पब्लिक है, उनके क्या क्या वो काम करके इसको रोक सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देखें, समझें, सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष। तो इतना पढ़ने के बाद फिर निष्कर्ष पे हम आते हैं, और निष्कर्ष हमारा ये कहता है कि वैश्विक उष्मीकरण मानवता के लिए गंभीर खतरा है। जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है ये मानवता के लिए क्या है, गंभीर खतरा है। व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर तुरंत कदम उठाना आवश्यक है, ठीक। तो
अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं, जो हिमालय हैं, वो सारे पिघल जाएंगे और पिघलने की वजह से क्या होगा, सी लेवल बढ़ जाएगा और मतलब बहुत सारी चीज़ें फिर डिसबैलेंस हो जाएंगी। जहाँ बारिश होना चाहिए वहाँ बारिश नहीं होगा, जहाँ सूखा नहीं होती वहाँ बारिश होने लगेगी, तो बहुत सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमने पहले ही कहा था कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को मतलब शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।